नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे भोजपुरी गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। काशी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का सर्किट हाउस में हुआ स्वागत। बत्तीस फायर की सशस्त्र सलामी के साथ शहीद उधम सिंह की मनाई गई जयंती। और ठेकेदार के बेटे पर बाइक सवार को जान से मारने का लगा आरोप, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे भोजपुरी गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे भोजपुरी गायक व सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को आगाह किया। साथ ही कहा कि काशी हमारा घर है, जिससे वो कभी दूर नहीं रहते। साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भाजपा की हार पर कहा कि अगला आने वाला 2 साल का वक्त तय करेगा कि किसने कितना विकास किया। 2 सालों के बाद दिल्ली की जनता को आपको हिसाब देना होगा। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताया। की ओर रुख कर रहा है और उसमें उन्होंने सारे विपक्ष को न्योता दिया है, खासकर मायावती और अखिलेश यादव को। स्वागत है उनका। ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या, पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं। पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है। लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है, वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा, मैं इसको मानता अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते। कल मेवात के एक व्यक्ति का, मैं कोई रशीद चाचा है उनका, मैं सुन रहा था बयान। वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। घूमे, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझे। नगर निकाय चुनाव जल्द होने वाला। देखिए, दिल्ली में तो हम सोचे थे कि वो शायद 200 सीट पाएंगे, लेकिन दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई उनकी कि वो किसी तरह बहुमत के आंकड़े को किसी तरह छू पाए हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, मेरा जो मानना है कि दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में उनको अंतिम मौका दिया है, और वो भी इसलिए दिया है कि अब दोष मत लगाना 2025 में कि देखो एमसीडी हमारे पास नहीं थी तो हम काम नहीं कर पाए। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो दूरदृष्टि कह रही है कि 2025 में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से राजनीतिक सफाया हो जाएगा। सलमान खुर्शीद जी उनकी तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं। एक तो हमने बेवकूफ़ नहीं कहा, हमने कहा बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए इसका मतलब नहीं कि बेवकूफ़ी है, तो उसको दोनों को थोड़ा सा माफ़ कर देना। सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है?
सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। काशी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का सर्किट हाउस में स्वागत हुआ। मंगलवार को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि आज ही कोर्ट का फैसला आया है और इस पर सोच समझकर विचार कर बताया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के प्रभु श्री राम से राहुल गांधी की तुलना करने के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि नंबर बढ़ाने के चक्कर में सलमान खुर्शीद इस तरीके का बयान दे रहे हैं। उसको उस तरह अभी आया है, उस पर पूरा गहन विचार होगा और निर्णय लेगा। सर, सलमान खुर्शीद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। अब क्या बताएं उनके बारे में, वो उनको ज्यादा बता रहे हैं जो नंबर बढ़ाने हैं उसकी वजह से वो 32 फायर की सशस्त्र सलामी के साथ ही शहीद उधम सिंह की जयंती मनाई गई। उधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी ट्रस्ट की ओर से शहीद उधम सिंह की 123वीं जन्म जयंती के अवसर पर शहीद उधम सिंह प्रतिमा के समक्ष वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के जवानों ने उन्हें 32 फायर की सशस्त्र सलामी देकर नमन किया। इस अवसर पर पुलिस घुड़सवार के साथ पुलिस बैंड के नौजवानों ने बिगुल बजाकर लोगों में शहीद उधम सिंह की वीरता और अदम्य साहस का परिचय कराया। शहीद उधम सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के बाद चारों धर्मों के अनुयायियों ने वेद पाठ, कुरान की आयतें, बाइबल पाठ के साथ ही गुरु बाग व नीची बाग से आए रागी जत्था गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का पाठ किया। अमर शहीद के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित सर्वदलीय सभा में अतिथियों का स्वागत ट्रस्ट के चेयरमैन उदय नारायण सिंह ने किया। सभा में सर्वसम्मत से मांग की गई कि काशी में शहीद उधम सिंह के पहले दोस्त व महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद सिंह की आदमकद प्रतिमा जो शासन के आदेशों के इंतजार में पड़ी हुई है, उसे शीघ्र स्थापित किया जाए। इस राष्ट्रीय समारोह के मुख्य अतिथि पंडित राजेश पति त्रिपाठी, पौत्र पंडित कमलापति त्रिपाठी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व उदय नारायण सिंह, पौत्र बाल मुकुंद सिंह, स्वतंत्रता सेनानी के संयुक्त तत्वाधान में संपूर्ण कार्यक्रम का संपादन हुआ। इस अवसर पर हजारों लोगों ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर राम बाबू, हरेंद्र शुक्ला, डॉक्टर सत्यदेव सिंह, विजय नारायण सिंह, बीके सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। रामनगर और इधर कहाँ का लहरसारा का मिलाकर ये लोग 2 ग्रुप बना कर आए हैं। पूरा राष्ट्रीय धुन आधा घंटा बजाए हैं। हम यात्रियों से कहेंगे अपने बाएं से चले, ट्रैफिक का भी पालन। ये एक इस देश में आज़ादी के बाद से शहीदों के प्रति जो श्रद्धा के भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित हुए हैं और हम सबको गर्व है कि हम उस देश में पे हमारा जन्म हुआ है जहाँ पे शहीद उधम सिंह जैसे वीर लोगों ने अपने प्राण की आहुति इस देश के लिए दी। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम शहीद उधम सिंह के याद में 42 साल से चल रहा है। 32 फायर की सलामी और 13 अप्रैल को शोक सलामी। ये पहले हर सलामी 13 अप्रैल को होती रही, तो लोग कहे कि जलियांवाले बाग में हजारों आदमी मरे हैं, तो संशोधन हुआ। आर के भारद्वाज एसएसपी आए,
तो 1 से 2 कार्यक्रम हो गया। 13 अप्रैल को शोक सलामी और 26 दिसंबर को हर्ष सलामी, 32 फायर की सलामी। हमारे संत राज जी साथ में खड़े हैं, बहुत शानदार ढंग से किया है। हम इनको लाख लाख बधाई अपने फ्रीडम फाइटर टर्स और बनारस की जनता की तरफ से और ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर यूथ ब्यूरो के हम प्रेसिडेंट हैं, उनके तरफ से भैया को बधाई दे रहे हैं। को औरंगजेब ने जिंदा चुनवा लिया था आजादी के दिन, और 2 साहबजादे लड़ते हुए 10 लाख फौज से मरे थे, तो उनका भी, साहबजादों का भी सम्मान दिवस इसी में जोड़ दिया गया। ठेकेदार के बेटे पर बाइक सवार को जान से मारने की नियत से एक्सीडेंट का आरोप लगा। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वाराणसी में पुरानी रंजिश में एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को जान से मारने का प्रयास किया गया। पीड़ित मोहम्मद शारिक खान ने बताया कि लग्जरी गाड़ी से रसूखदारों ने बाइक में टक्कर मारी। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। एक पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं एक घायल का पता नहीं चल सका है। पीड़ित का कहना है कि इस संदर्भ में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। शादी की क्या घटना हुई? गत वर्ष जुलाई महीने में 2022 में जुलाई अगस्त में मैं अपने कुछ परिवार के साथ जानकी नगर कॉलोनी से आ रहा था। उस समय मनोज सिंह एक है, उनके पुत्र आपके सृजन सिंह है, काफ़ी मनबड़ टाइप के लड़के हैं लोग, और मेरे परिवार के साथ बदतमीजी करने लगे थे। तो गाड़ी से उतर के लड़ाई झगड़ा हुआ था। बदतमीजी मेरी फैमिली के साथ हुई थी, तो उसने मेरी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा, सब कुछ किया। बस मनोज सिंह थोड़ा सा बड़े ठेकेदार हैं, पैसे वाले हैं, उनकी वजह से मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया गया उस समय। आज क्या हुआ सारी? आज हम लोग JW से इधर महमूदगंज वाले रास्ते पे जा रहे थे। मनोज सिंह के जो बेटे हैं, मनोज सिंह, ये लोग रेड कलर की थार से 3600 इसका नंबर है, UP 32 BY 3600, ये लोग JW पेट्रोल पंप के सामने हमको देखे, तो हमको देख के रोकने की कोशिश की है। तो मैं वहाँ से गाड़ी तेज चलाते हुए निकल गया मड़वाड़ी स्टेशन की तरफ। फिर वो लोग हॉर्न मार के मेरे पीछे आ रहे थे। हम थे, मेरा छोटा भाई एक आशुतोष तिवारी है, UPSC का प्रिपरेशन कर रहा है वो। फिर हम लोग को आगे डर लग रहा था, तो हम लोग वापस गाड़ी मुड़ के RPF बैरक की तरफ आने लगे। RPF बैरक पे जब हम लोग आए हैं, तो उस समय एकदम विपरीत दिशा से ला के एकदम सामने से पूरा जान लेने की नीति से मनोज सिंह और उनके बेटे ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था पूरा। इसकी शिकायत आप लोगों ने? हाँ, इसका रिटर्न एप्लीकेशन मैंने वेलुपुर रेतो और वेलुपुर CO एंड महमूदगंज चौकी इंचार्ज को दिया हुआ है। पुलिस ने किया? पुलिस ने बोला जो भी मदद होगी किया जाएगा। आशुतोष का क्या हाल है इसमें? आशुतोष की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। किडनी पे चोट लगी हुई है, सर में चोट लगी, काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। पूरी तरीके से जान से मारने की कोशिश की गई थी गाड़ी से दबा। कौन कौन वो लोग हैं? मनोज सिंह के बेटे हैं, सृजन सिंह है, महमूदगंज निवासी हैं, आपके जज कॉलोनी में रहते हैं। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की छात्राओं का चयन हुआ। भारत सरकार द्वारा आयोजित वंदे भारतम में राजपथ पर नृत्य प्रस्तुति हेतु डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव और उनकी टीम का नॉर्थ जोन से लोक नृत्य के लिए आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की छात्राओं का चयन किया गया। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की अपर प्रबंधक पूजा दीक्षित ने बताया कि डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव के नेतृत्व में आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की छात्राओं का चयन राजपथ पर 26 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले उत्सव में नृत्य प्रस्तुति हेतु किया गया है। संस्कृति मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वंदे भारतम नृत्य उत्सव, जिसे आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रारंभ किया गया है। ग्रैंड फिनाले में 20 दिसंबर की शाम को विशेष समारोह हुआ, जिसमें कई विशिष्ट जन की उपस्थिति रही। इस जीत के चयन पर विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित व विद्यालय की अपर प्रबंधक पूजा दीक्षित ने छात्राओं को बधाई दी और उनका उत्साहवर्धन किया। वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 प्रतियोगिता 4 चरणों, जिला, राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई है। सम्मान चल रही है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि काशी से हमारे आर्य महिला NM मॉडल स्कूल की बेटियां अपने बहुत ही उत्तम प्रदर्शन के बाद और कड़ी मेहनत इसको बोलना चाहिए, ये राजपथ पे जाएंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से पहुंची हुई बेटियां आज राजपथ पे अपना परचम लहराएंगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने हमेशा बेटियों को बढ़ावा दिया है। आज काशी से बेटियां पहुंच रही हैं राजपथ तक। तो आज क्या इन लोगों को मिष्ठान खिलाया गया? कितनी खुश हैं लड़कियां विद्यालय में? विद्यालय ही बहुत खुश है, बेटियों की तो बात अलग है।
आज उनकी मेहनत है, हमारी दिव्या मैडम की मेहनत है। उनका सपना था कि हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, आज उन्होंने कर दिखाया। मैं उनको पुनः बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देती हूँ और उनके भविष्य की भी उज्जवल कामना करते हुए कहूँगी कि दिव्या जी, ये आप सिर्फ राजपथ तक ही नहीं पहुंची हैं, मैं तो आपको चाहूँगी आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्कूल का फ्लैग वहाँ पे फहराएं और हम सबको पुनः खुशी मिलेगी आपको ऊपर और स्कूल को ऊपर बढ़ते हुए देख के। मेरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है राजपथ पे डांस करने के लिए, जो वंदे भारतम नृत्य उत्सव था उसके चयन में, जिसका चयन 4 चरणों में किया गया। पहले जिला स्तर पे, उसके बाद स्टेट लेवल, जोनल, उसके बाद नेशनल। जिसमें नेशनल में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो राजपथ पे नृत्य करेंगे, उन्हीं में हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। नॉर्थ जोन से फोक डांस में हमारे बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की तरफ से सारा प्रेजेंटेशन हुआ था और इसमें हमारे मैम पूजा दीक्षित मैम और अंजना मैम का पूरा सहयोग रहा। पूरे उन्होंने ही हमें गाइड किया और हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। आज आगे कब तक ये बच्चे जाएंगे? ये 5 तारीख से लेके 26 तारीख तक इनको पूरा वहाँ पे रहना है, वहीं पे रिहर्सल होगा और एक टाइम वो देंगे, उसमें पूरा रिहर्सल चलेगा। 27 को वापसी है हमारी। क्या गया और क्या कैसा महसूस कर रही हो तुम लोग? हमें ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और हम आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल के बहुत आभार व्यक्त करेंगे और हम अपने दिव्या मैम और पूजा मैम की वजह से ही इतने आगे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और हम सभी यही आशा करते हैं कि आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। और किस तरह से मेहनत करती हो, कितना करती हो कि पढ़ाई के साथ साथ तुम लोग इतना अच्छा? इसमें हमारी दिव्या मैम हमारा बहुत साथ देती हैं, हमें स्टडी से लेकर के डांस परफॉर्मेंस तक सबके लिए दिव्या मैम बहुत साथ दिए हैं हमारा। अभी तक आपने क्या किया था जो इतने आगे जा रही है? हमने अभी डांस में तो ये पहला ही किया है और अभी ये जो भी 4 स्टेज किए हैं वो सारा दिव्या मैम ने ही करवाया है और हम सारा हमारा जो ग्रुप है ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, यही हमारा आशा रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। विद्यालय Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalay, affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2, Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped, computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड से निपटने की तैयारियों को परखने हेतु चिकित्सकीय टीम ने मॉक ड्रिल किया। कोविड से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए सीएमओ संदीप चौधरी के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। चीन समेत कई देशों में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि को होते हुए देखकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कमिश्नर व जिलाधिकारी के निर्देश के बाद इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है, जहां सभी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है और जिले की 11 कोविड चिकित्सा इकाइयों को परखा जा रहा है। वहीं आवश्यक व्यवस्थाओं के आकलन की समीक्षा होगी। क्या देखा गया और क्या आपने देखा है? आज हमारा जैसे ऊपर से निर्देश आया हुआ है, हमारे जनपद में 11 जगहों पे मॉक ड्रिल हो रही है और इसके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आए हुए हैं। इस फॉर्मेट के तहत हमें एक एक सब चीज़ें पॉइंट्स में देखना है, उस पर लिखना है, उनको मेंशन करना है। इसमें हमारे ऑक्सीजन प्लांट की रनिंग, उसके प्रेशर, उसकी प्योरिटी, उसकी लीकेज है कि नहीं, प्रेशर, एंड टू एंड प्रेशर, और इसके साथ साथ कितनी उनकी रनिंग कैपेसिटी, कितना प्रेशर बन रहा है ये देखना है। साथ साथ वार्ड में कनेक्शंस कितने प्रेशर पे आ रहे हैं, कितना नहीं है ये देखना है। और भी सारी लॉजिस्टिक जो कि हमारी जैसे इसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो और HNFO वगैरह सारे के बारे में, साथ साथ बिस्तरों की अवेलेबिलिटी, बिस्तर पे कैसे हो, बाकी HR की अवेलेबिलिटी
इन सब के बारे में पूरा डिटेल हमें फॉर्मेट में वर्कअप करके देना है, जो हम लोग अभी इस प्रोसेस में कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वार्ड की भी जैसे यही हमारी प्रिपेयरनेस को देखना कि हम कितने प्रिपेयर इन वार्ड में रिसीव करने के लिए मरीजों के। हमारे कोई पाइप में कनेक्शन की कमियां तो नहीं, और प्रेशर पूरे जा रहे, कोई लीकेज तो नहीं है, और हमारे बाकी जो दवाइयाँ और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यूज़ होते हैं वो उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, ये चीज़ हमें पूरा डिटेल देखना है। नहीं, अभी तो फ़िलहाल अभी तो बाद में बता पाऊँगा, क्योंकि हमें 11 जगह की रिपोर्ट बना के देनी है। और चूँकि ये मॉक ड्रिल हमारे यहाँ हमेशा नियमित रूप से सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमित रूप से आपने देखा भी हर 3-4 महीने में होती रही है, और हमें नहीं उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई कमी हमारे पास है, और हम पूर्णतः तैयार हैं हर प्रकार के अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो। टेस्टिंग के लेकर क्या देखा गया है? टेस्टिंग पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है सरकार द्वारा। इस समय खास तौर पे हम लोग टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग जो हमारे हाइड आउट एरिया जैसे एयरपोर्ट्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और आज रेलवे स्टेशंस पे भी हमारे स्टार्ट हो गई, और सभी जगहों पे सभी अस्पतालों में जहाँ जहाँ हमारे सर्दी जुकाम बुखार के साथ के मरीज उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, जैसे कि हम जितने ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतनी जल्दी हम किसी चीज़ को जान पाएंगे, उस पर रिएक्ट कर पाएंगे। मार्केट में क्या-क्या पॉइंट रहे किसको चेक करने का? मॉक ड्रिल में पूरे 11 टीम बनी और 11 नोडल्स ऑफिसर्स बने हुए हैं, और एक फॉर्मेट आया हुआ है, एक बड़ा लेंदी फॉर्मेट है, 180 पॉइंट्स है, उसको पूरा हम लोग को डिटेल करना है, और उसमें कुछ भी छूटा नहीं है, जिसे हम मतलब डॉक्टर साहब पैनिक ना हो जनता, उसके लिए क्या संदेश जाएगा? अभी सबको तैयार रहना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग खुद कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और लोगों को कराएं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों को जागरूक करते हुए उनमें मास्क वितरित किया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वाराणसी में सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह मास्क वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को विश्वनाथ धाम मंदिर प्रांगण के पास बड़ी संख्या में लोगों को मास्क वितरण पार्षद मनोज सिंह व अमिताभ दीक्षित ने अपने सहयोगियों के साथ किया। लगभग 10,000 का लक्ष्य हर सप्ताह मास्क बांटने का रखा गया है। चौक, बुलानाला, बास फाटक, गुदौलिया आदि क्षेत्रों में मास्क बांटा गया, जिसमें काफी पर्यटकों ने इसका लाभ उठाया। इस अवसर पर अरविंद राय, पीके दत्ता, सुरेश सरीन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना का कहर फिर से जारी हो गया है, तो आज जन जागरूक के लिए हम लोगों ने जो है मास्क का वितरण किया है, और लोगों से ये अपील की है कि यहाँ पे मास्क लगाएं, क्योंकि देश विदेश से सब जगह से यात्री आ रहे हैं, किसको कोरोना हो सकता है। इस कारण से जो एक जागरूकता बस में जो है मास्क का वितरण किया गया है। लोगों का क्या लक्ष्य है आपका? हमको कम से कम 10,000 लोगों को यहाँ पे जो है मास्क वितरण करना है, ये मेरा लक्ष्य है। जिस तरीके से पूरे विश्व में और फिर एक तरीके से कोरोना की लहर भारत की ओर नजर आ रही है, यहाँ भी लगातार कोरोना का पेशेंट नए सिम्टम के साथ मिल रहे हैं। इसी के जन जागरण अभियान के तहत आज हम वाराणसी में आए हुए दर्शनार्थियों का, यहाँ आए नागरिकों को मास्क लगाने की हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, 2 गज की दूरी के बोल रहे हैं, और यहाँ के लोगों को जन जागरण कर रहे हैं कि आप लोग साफ सफाई आने वाले इस कोरोना की लहर को हम किस तरीके से सामना कर सकते हैं। इसी को लेके हम लोग हर हफ्ते 10,000 मास्क का वितरण पाठक के श्री राम होटल के द्वारा मनोज सिंह की अगुवाई, पाठक की अगुवाई में कर रहे हैं, जो हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि कोरोना की इस लड़ाई में हम आम नागरिकों के साथ फिर से एक बार जंग लड़ने के लिए हम सभी तैयार हैं। बीएचयू केंद्रीय कार्यालय पर धरनारत छात्रों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट दिए जाने की मांग की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध प्रक्रिया में हुई धांधली और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की मांग को लेकर सेंट्रल ऑफिस पर धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि हम सभी धरनारत छात्रों को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कमेटी के अध्यक्ष द्वारा हमें ये बताया गया है कि कमेटी की रिपोर्ट उप कुल सचिव शिक्षण को सौंप दी गई है, और उप कुल सचिव द्वारा इस बात का खंडन किया जा रहा है, और हम छात्रों को अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसलिए हम सभी अभ्यर्थी सेंट्रल ऑफिस पर बीते 24
दिसंबर से धरनारत हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को कमेटी द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट को सार्वजनिक कर धरना समाप्त कराया जाए। जी आप कितने दिन से धरना पे बैठे हैं? जी हम लोग का धरना शनिवार से चल रहा है, आज शायद मंगलवार है, तो अभी ये धरना हम लोग का चल रहा है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट के लिए। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, वीसी ने भी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है हम लोग को, रिपोर्ट हम लोग को भी मिल नहीं पाई है और लगातार लोग बरला रहे हैं कि रिपोर्ट इनके पास है, रिपोर्ट इनके पास है, रिपोर्ट कंट्रोलर के पास है और अभी तक कोई भी आला अधिकारी रिपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि रिपोर्ट मेरे पास है या इनके पास नहीं है। तो इस तरह हम लोग को बरलाया जा रहा है। हम तब तक यहाँ बैठेंगे, हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमें रिपोर्ट नहीं सौंप दी जाती तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारी तब मांगें पूरी नहीं होती, हमें रिपोर्ट जब तक नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी बात किया जाए तो 5 अगस्त से आप लोग का धरना चल रहा है, 5 जनवरी को 5 महीने हो जाएंगे। जी जी जी। अगर प्रशासन को लेना रहता तो अब तक कोई एक्शन ले लिया होता। दरअसल क्या है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भांजी और टके सिर खाजा, जिस राज्य का राजा ही अंधा हो उस राजा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो जो भारतेंदु जी की पंक्ति थी वो आज तत्कालीन परिवेश में भी लागू होती है और यहाँ पे सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, सारे लोग अंधे हैं और एक तरह से कहीं ना कहीं हमें छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम छात्र भी अपने जिद पे अड़े हुए हैं। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। तो हम छात्र यहाँ से उठेंगे नहीं और जब तक हमें रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक यहाँ से हम उठेंगे। मऊ में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की प्रगति के संदर्भ में बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी अरुण कुमार ने जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति को विस्तार से उन्हें अवगत कराया। समीक्षा के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति पर संतोष प्रकट करते हुए कई विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में जनपद की प्रदेश स्तर पर अच्छी रैंकिंग पर जिला प्रशासन को बधाई भी दी। साथ ही जिन योजनाओं की प्रगति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी नहीं थी उनमें और प्रयास करने को कहा। शिक्षा राज्य मंत्री ने वर्तमान में किसानों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने एवं उसका लाभ सभी किसानों को दिलाने के प्रयास करने को भी कहा। उन्होंने स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की तैनाती न होने की बात सामने आने पर इस विषमता को दूर करने का प्रयास करने का भी निर्देश दिया। प्राथमिक विद्यालय हो या फिर मध्य विद्यालय हो, राज्य सरकार के माध्यम से निरंतर जो वैकेंसी है उसको भरी जा रही है और कुछ जगह पे और दिक्कत, जैसे अभी हम लोगों ने एक समीक्षा किया था जिसके तहत मात्र 7 से 10% वैकेंसी दिखा रही है, मतलब सरकार के माध्यम है। तो ये जो जिला स्तर पर, जनपद स्तर पर बात है, तो जो रेशनलाइजेशन का, तो उसमें हम एक बार डीएम से भी बात करेंगे कि जिस विद्यालय में बच्चे कम हैं, शिक्षक ज्यादा है, वैसे को हटाकर जहाँ ज्यादा शिक्षक है वहाँ पढ़ते हैं। वो लोक शिक्षा को लेकर अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो विश्वास नहीं, क्या लगता है मैम, ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसी एक का नहीं है, हमें लगता है कि हर किसी को इस स्तर पर संवेदनशील होना होगा। जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ से हैं, तो शिक्षक को अगर ये बताना पड़े कि आपका काम शिक्षा देना है, डॉक्टर को ये बताना पड़े कि आपका काम है लोगों को देखना, तो हमें लगता है कि इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं है। तो आज के दिन में निश्चित रूप से हर किसी के अंदर, चाहे कोई भी व्यक्ति, हर कोई भारत के लिए जिम्मेवार नागरिक है, तो उनको ये समझना चाहिए। और हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप मीडिया के सभी बंधु से भी आग्रह करेंगे, चौथा स्तंभ आप है, निश्चित रूप से समय समय पर हमें लगता है जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और आपके माध्यम से ये बात भी लोगों तक जानी चाहिए, जो भी शिक्षक है, कि वो बच्चों को पढ़ाए। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और वो इसी जगह के रहने वाले शिक्षक भी हैं। तो निश्चित रूप से मऊ का है, मऊ जिला का, और इसमें हम खास करके सबसे पहले तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना की भी समीक्षा करेंगे। योजना का बेहतर लाभ आम जन तक मिले, ये हम प्रयास करेंगे, चाहे भारत सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो। और इसके साथ ही साथ लाभार्थी के साथ भी हमारा मिलना होगा
लाभार्थियों को किसी भी तरह की योजना लेने में कोई परेशानी तो नहीं है। उनसे भी संवाद करेंगे, उससे भी जानेंगे और उसके साथ फिर संगठन पर भी चर्चा होगी, सांगठनिक चर्चाएं होंगी, उस पर भी बात करेंगे। कल भी हमारी एक बैठक संगठन के लोगों के साथ हुई है। तो यानी कि आने के बाद हर तरह से भारत सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना और संगठन की दृष्टि से इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आए हैं और लगातार ये क्रम रहेगा। मिल के चाहते हैं कि लोगों को जो हमारे जो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों को कोई परेशानी तो नहीं है, लाभार्थी को सही लोगों तक लाभ मिल पा रहा है या नहीं, समयबद्ध तरीके से योजनाएं पूरी हो रही है या नहीं, इन सारी चीज़ों को भी देखना मुख्य मकसद है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे भोजपुरी गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। काशी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का सर्किट हाउस में हुआ स्वागत। बत्तीस फायर की सशस्त्र सलामी के साथ शहीद उधम सिंह की मनाई गई जयंती। और ठेकेदार के बेटे पर बाइक सवार को जान से मारने का लगा आरोप, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।